प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से 22 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। दोस्तों आज हम 8 से लेकर 22 तक सारे क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें अगर कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, हम उसकी वीडियो लेक्चर आपको दोबारा आप तक पहुँचाएँगे। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने आपको पिछली बार भी बता रखा है कि अधिकतम पावर वाले मतलब जिसमें अधिकतम पावर हो वही आपको एलसीएम में लेना होता है और गुणा करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये और ये दिया था, इसमें अधिकतम पावर 2 की यहाँ 3 है, यहाँ 2 की पावर अधिकतम 4 है। तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा तो अधिकतम पावर 2 की घात 4 वाला है तो 2 की पावर 4 ले लेंगे अधिकतम पावर में। यहाँ 3 है, यहाँ है ही नहीं 3 तो 3 भी ले लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ 5 ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा लेकिन यहाँ भी 7 है तो यहाँ गुणे में 7 भी ले लेंगे। तो एलसीएम में अब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 आया, 16 तियाँ 16 तियाँ 16 2 32 16 तियाँ 48 48 को आप ऐसे लिखे और 5 7 35 35 और 48 को गुणा करोगे तो आपका आएगा 1680। इस प्रकार से आपका एलसीएम इन दोनों का 1680 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर ख़त्म। अगर दोस्तों हमारी वीडियोज पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियोज को लाइक और शेयर करो। इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का HCF 27 है व LCM 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो करेंगे क्या, देखिए 27 लिखा है गुणे 62 कर दिया, मतलब पहली मतलब HCF दिया और LCM, HCF गुणे LCM बराबर एक संख्या दिया है आपको 54, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसी में फार्मूले में आप रख देंगे 27 गुणे 162 बराबर 54 गुणे इतना। अब ये 54 इधर बराबर में और गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या जो लिखेंगे तो दूसरी संख्या बराबर 27 गुणे 162 ऐसे रहेगा और बटे में 54 चला जाएगा। अब 54 से इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 27 दूना 54 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे 162 को 81 आ जाएगा, 81 दूना 162 तो दूसरी संख्या जो आएगी वो 81 हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया है। क्या दिया है, दो संख्याओं का HCF 23 व LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसी में रखेंगे LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर LCM गुणे HCF बटे एक संख्या हो गई बराबर दूसरी संख्या, ठीक उसी में रख दी। तो इससे आप इसको काटोगे जब 16 मतलब 161 से 1449 को काटोगे तो ये 9 बार में कटेगा। तो 161 9 1449। अब 9 से 23 को आप गुणा करोगे तो 207 आ जाएगा, क्योंकि 9 त्रिक 27 के 7 80 लाया 2 9 दूनी 18 18 2 20 तो ये 207 हो जाएगा दूसरी संख्या। इसी तरीके से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एकदम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी में आप फिर रखेंगे तो क्या करेंगे, LCM गुणे HCF मतलब HCF गुणे LCM और बटे में दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, इससे आप इसको काटोगे तो 11 दूना 22 11 पचे तो 22, यहाँ बनेगा 5 तो 55 11 पचे 55 मतलब ये 25 बार में 11 से कटेगा। अब 25 से आपको 7700 को काट दीजिए तो 25 तियाँ 75, यहाँ पर 2 बचेगा तो ये बनेगा 20। तो 20 बनेगा तो 25 से कटेगा नहीं, 0 लगा दो 200 बन जाएगा। तो 25 अट्ठे 200 300 आ जाएगा। दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 300। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि संख्या 2 मतलब 20 570 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 20 570 का अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको ऐसी संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्याओं से आपको काटना है 20 570 को। तो 20 570 को सबसे पहले हमने 2 से काटा, क्योंकि लास्ट में देखना है 0 0 2 से कट ही जाएगा। तो इसको जब 2 से काटा 2 दहम 20 10 बार में गया,
ठीक, दो दो दूना 4, यहाँ 1 बचा, 17 बन गया, 2 अट्ठे 16, 1 फिर बचा, 10 बन गया, 2 पंजे 10, ये पूरा 2 से कट गया। अब लास्ट में देखिए 5 आ गया, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि 2 से कटेगा नहीं, तो ये किससे कट सकता है, 5 से कट सकता है, हम 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ तक खत्म, फिर 2 कटेगा नहीं, 0 उतार लिए, मतलब 2 कटेगा नहीं तो 0 उतार लिए, 25, यहाँ 3 बचा, तो 3 यहाँ 35 बना देगा, 5 सत्ते 35, पूरा ये कट गया इतने बार में। अब इसको हम देखेंगे 11 से काट के, तो 11 एक कम 11, यहाँ 9 बना, तो 95 बन गया, तो 11 अट्ठे 88, 88 7 95, तो 7 बचा, 77 बन गया, तो 11 सत्ते 77, 7 बार में कट गया। फिर इसको 11 से काटेंगे, तो 11 एक कम 11, 11 7 18, तो 7 यहाँ 77 बन गया, तो 11 सत्ते 77, अब 17 आ गया। अब तो ये डायरेक्ट 17 से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, तो 17 एक कम 17। तो इस तरीके से इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड बराबर आप लिख सकते हो 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, तो 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2, मतलब 2 बार है 11, तो 11 की पावर 2 गुणे 17, यही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम व एचसीएफ आपको कैसे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम करके देख लेंगे। जैसे 13 का पहले में दिया है 12, 15, 21, तो 12 का, 15 का और 21 का, ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब छोटे छोटे संख्याओं से काटेंगे, तो 2 दूना 4, 4 तेईं 12, 12 एक कम 12, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। 15 का तीनों पच्चे 15, एक कम 15, यह भी हो गया। 21 का देखेंगे, 3 सत्ते 21 एक कम 21, मतलब ये भी हो गए। तो इन तीनों का जो अभाज्य गुणनखंड आया, इनसे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको बताया हूँ, अधिकतम पावर लेते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 2, मतलब 2 बार 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। बाकी सब में कहीं 2 की पावर 2 है नहीं, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर 3 एक बार में है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो यहाँ केवल एक बार 3 ले लेंगे। ठीक, एक बार यहाँ पर देखते हैं कुछ और नहीं बचा, यहाँ पर 5 बचा तो 5 भी ले लेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा 7 बचा, तो यहाँ से 7 भी ले लेंगे। तो सबको हमने ले लिया, इनका गुणा किया, 2 दूना 4 पंचे 20, 20 तेईं 60, और 60 सत्ते, मतलब 6 सत्ते 42, और एक 0 लगा दो, तो 420 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका एलसीएम कहलाएगा। और अगर इन दोनों से हम एचसीएफ निकालें, तो इसमें कम से कम जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो इसमें भी देखो 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। बाकी और कोई ऐसा चीज़ नहीं जो तीनों में कॉमन हो। 1 है तो 1 का 3 एक कम 3 करोगे तो 3 ही आएगा, इसलिए एचसीएफ आपका इसमें क्या हो जाएगा, 3 ही। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से हम करके देखते हैं। इसी का 13 का जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें 8, 9, 25 दिया है। इसका एलसीएम एचसीएफ आपको बताना है। 8 को के मतलब अभाज्य गुणनखंड के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 आया, 2 दूना 4 दूना 8 एक कम 8 आया। फिर 3 के 3 त्रिकम 9 एक कम 9 आया। 25 का किए 25 से कम 25 आया। अब इन तीनों में सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है और प्लस में क्या अधिकतम पावर वाला है। तो यहाँ 2 की पावर 3 है अधिकतम यहाँ पर, बाकी किसी में है नहीं, 2 की पावर हम 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर मतलब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 लिख, एक सब में कॉमन तो 1 लिख लिए। अब इसका सबका गुणा के 2 दूना 4 दूना 8, 8 आया, और 3 त्रिका 9, 9 और 8 और 25 ये होगा। तो 8 यहाँ का लिए और 5 यहाँ का, तो 8 पंचे 40 यहाँ लिख दिए। ठीक, यहाँ 3 त्रिका 9 है और यहाँ का 1 5, तो 9 पचे 45 यहाँ लिख दिए। अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि 45 दूना 90, 90 दूना मतलब 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 1 जीरो और लगा देंगे, तो 90 दूना 180 और 1 जीरो और, तो 1800 हमें गुणा करने में आसानी हो गई। इस प्रकार से आपका एलसीएम 1800 हो जाएगा। और बात करें अब एचसीएफ की, तो एचसीएफ इन तीनों में कुछ कॉमन विशेषकर नहीं है। तो कॉमन है क्या, 1 है। जब तीनों में कुछ कॉमन ना हो तो 1 जरूर होता है कॉमन, और जब 1 कॉमन है तो वही एचसीएफ आपका हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा खत्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। मतलब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन सब का एलसीएम निकालें और उस एलसीएम में से और इस एलसीएम में क्या करें, 7 को जोड़ दें, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 आने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया क्या है
35,56,91। यही तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया, 35, 56, 91। इस तीनों का निम्नतम संख्या ज्ञात करें। निम्नतम का मतलब एलसीएम, और एलसीएम आप ज्ञात करोगे, जो भी एलसीएम आपका आएगा उस एलसीएम में अगर इस 7 मतलब शेषफल 7 आ रहा ना, तो शेषफल अगर उसमें जोड़ दो तब जो संख्या बन के आएगी उस संख्या को अगर किसी संख्या से फिर जब भाग करोगे तब शेषफल 0 आने लगेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 35, 56, 91 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 2 से पहले काटे, फिर 2 से जब काटेंगे तो 35 कटेगा नहीं, ऐसे उतार लिए। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ये कट गया। 91 कटेगा नहीं, ऐसे उतार लिए। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 35 कटेगा नहीं, ऐसे उतार लिए। अब 14 दूना 28 होता तो 14 से इसको काट दिए। 91 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लिए। अब 2 से फिर इसको काटेंगे तो 35 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लिए। 2 सत्ते 14, ये कट गया। ये भी नहीं कटेगा तो ऐसे उतार लिए। अब ये सब देखो, 2 से अब कोई नहीं कटेगा, 2 का काम खत्म। 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 7 से कट गया। 7 कटेगा नहीं, ऐसे उतार ली। 5 से 91 कटेगा नहीं, ऐसे उतार ली। अब 7 से काटे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कट गए। और 13 सत्ते 91, ये भी 13 बार में आ गया। अब लास्ट में 13 से ही कटेगा तो 1 1 1 जब तक ना आ जाए तब तक हमें काटना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 लिखें, 5 सत्ते 35 और गुणे में ये 13। अब 35 को 8 से गुणा किए तो नहीं, 8 को 13 से गुणा किया, 13 अट्ठे 104 आया। और 35 ऐसे लिख दिए, 35 को 104 से गुणा किए 3640 आ गया। क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना, शेषफल 7 आता है। इसलिए अगर आपकी अभीष्ट संख्या हम जानना चाहें कि अभीष्ट संख्या क्या होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3640 आपका एलसीएम आया है। उस एलसीएम में अगर आपको 7 जोड़ दिया जाए तो आपका जो 3647 आएगा ये आंसर होगा। और इस स्थिति में आप किसी संख्या से, उसी संख्या से आप भाग करोगे तो जो यहाँ पर शेषफल 7 आ रहा था भाग करने पर, वो अब शेषफल 0 हो जाएगा। अतः अब शेषफल क्या आएगा, 0। इस प्रकार से हमें जो निम्नतम संख्या ज्ञात करनी थी वो ये 3647 होगी। समझ में आई बात कि नहीं। मतलब 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल आता था वो शेषफल अब 0 आएगा। अर्थात जो न्यूनतम संख्या थी वह न्यूनतम संख्या 3647 थी। क्वेश्चन नंबर 14 उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें तो उसमें दिया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 और 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ही भांति है, लेकिन इसमें आपको एक शेषफल दे रहा था कि 7 आ रहा है, तो आप क्या कर रहे थे, जो एलसीएम आया था उसमें 7 जोड़ दे रहे थे। लेकिन वहाँ पर 2 शेषफल आ रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों शेषफलों को आपको जोड़ना है और उन दोनों शेषफल को जोड़ने के बाद जो भी एलसीएम आप निकालोगे उस एलसीएम से उसे घटा दोगे। बस इतना ही फ़र्क है क्वेश्चन नंबर 15 में, बाकी कुछ नहीं। तो चलते हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम 28 और 32 का पहले एलसीएम निकालेंगे। जैसा कि आपको दिया है 28 और 32 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8 व 12 प्राप्त होते हैं। तो 28 और 32 का हम शेषफल क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमने इससे सबसे छोटी संख्या से भाग किया। 2 से करेंगे 2 14, 14 दूना 28 हो जाएगा और 16 दूना 32 हो जाएगा। मतलब 14 और 16 बार में कट गया। फिर इसे 2 से करेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं, कटेगा किससे, 7 से। तो 7 से 7 एकम 7, ये 8 ऐसे उतार ली। इसे डायरेक्ट 8 से काट दिए। चाहो तो 2 2 से काटना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब एक ही बचा है तो उसको 8 से डायरेक्ट ही काट देते हैं। तो जब तक एक ना आ जाए तब तक इसे काटना होता है। और जो भी अब ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर लो और जो कुछ आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अतः एलसीएम इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखते हैं हम। एलसीएम इज इक्वल टू बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 सत्ते 28, 28 अट्ठे 224, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और इस एलसीएम में आप क्या करोगे, अभीष्ट संख्या निकालना है तो एलसीएम में से आपको जो 2 शेषफल दिए उन दोनों शेषफलों को जोड़ के और इस एलसीएम में से घटा दीजिए। जो आएगा वही आपका निम्नतम संख्या हो जाएगा। यही आपकी निम्नतम संख्या। जबकि 14 क्वेश्चन नंबर में जो था वो क्या था, जो भी एलसीएम आया था उसमें एक शेषफल वो जोड़ दिया गया था। जब कहीं पर एक ही शेषफल दिया हो तब आप एलसीएम में जोड़ोगे, लेकिन जब 2 शेषफल दे दिए हों
तब उन दोनों शेषफलों को जोड़कर एलसीएम में से घटाओगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, आप ध्यान रखिए। जब एक एलसीएम दिया हो तो आप एलसीएम मतलब एक शेषफल दिया हो तब एलसीएम निकाल कर उसमें वो एचसीएफ जोड़ा जाएगा, तब आंसर आएगा। और अगर दो शेषफल दिए हों तो उन दोनों शेषफलों को जोड़कर एलसीएम में से घटाया जाएगा, तो आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 यहाँ पर ख़त्म हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने को आए तो आप कैसे करोगे, उसका उल्टा आप मानोगे। ध्यान रहे, ये अपरिमेय वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको इसे करना क्या है, केवल कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें आपको मानना होगा जो भी संख्या दी होगी, जैसे यहाँ 2 माइनस रूट 3 दी है तो यहाँ पर आपको मानना होगा, ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, लेकिन आप मानोगे इसे कि माना 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या, तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पता होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हो, लेकिन जहाँ पर q 0 न हो और p q सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। सह अभाज्य पूर्णांक होने का मतलब इसमें सही कोई भी कॉमन ना आता हो और दोनों एक दूसरे से अभाज्य हो, मतलब विभाजित ना हो रही हो। मतलब इसमें कोई भी मतलब भाज्य न हो रहा हो। मतलब अगर जैसे 2/3 लिखा है तो क्या 3 से 4 कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये 2 और 3 क्या होंगे? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? जैसे अब 4/2 लिख दें तो ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 2 से ये 4 कट सकता है, 2 दूना 4, इसलिए ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। जब एक दूसरे से ना कटें ऐसी संख्याएं सह अभाज्य होंगी तो हम मानेंगे कि ये जो है 2 माइनस रूट 3 बराबर p बटे q है, जहाँ p और q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। और ध्यान रखना q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। हमें जब सिद्ध करना अपरिमेय होगा तो हम मानेंगे कि ये परिमेय है। आप उल्टा मानना, फिर आप इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब ये है कि 2 इधर है, ऐसे लिखिए, बराबर के चिन्ह के बाद ये p बटे q है, ये लिख लीजिए। ये रूट 3 जो है यहाँ माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब q से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, q से मल्टीप्लाई करने के बाद p प्लस रूट 3 q बनेगा, और नीचे ये q, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे ना, तो q बन जा q बनेगा, ये आ जाएगा। अब देखेंगे हम इसके नीचे कुछ नहीं मानेंगे तो 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये q जो होगा भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये 2q बनेगा। माइनस का ये इधर p प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये रूट 3q एज इट इज लिख देंगे। अब आप ये देखिए कि चूँकि LHS में ये है LHS और ये है RHS, LHS में 2q माइनस p एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है, q और p दोनों आप जानते हो परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या में किसी से परिमेय से गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग किया जाए, परिमेय को अगर परिमेय से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा, भाग कुछ भी करेंगे तो हमेशा संख्या परिमेय ही देगा। अर्थात क्यों परिमेय है, परिमेय में 2 परिमेय संख्या से गुणा किए तो वो भी परिमेय आएगा। परिमेय में p परिमेय संख्या घटा दिए तब भी जो आएगा वो परिमेय ही आएगा। अर्थात परिमेय संख्या में जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, आएगा परिमेय। इसका मतलब LHS आपका परिमेय है, लेकिन RHS आपका क्या हो गया? RHS आपका अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय जो भी आप रूट में संख्याएं पाते हो और उसका आप वर्ग न निकाल पाओ पूरा तो वह अपरिमेय होता है। तो इसलिए आपने लिखा कि चूँकि LHS में 2q माइनस p एक परिमेय संख्या है, जबकि RHS में रूट 3q में रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उत्तर यही होगा कि परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। और यहाँ पर लिखा है ये बराबर ये, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो क्या परिमेय अपरिमेय के भी बराबर हो सकती है? तो उत्तर है कि नहीं हो सकती। अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः परिमेय बराबर नहीं होगी अपरिमेय के। अतः हमारी परिकल्पना कि 2 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। अतः 2 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा सिद्ध हुआ। बस इसी तरीके से आपको जितने भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित सवाल आएंगे आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करने को कहा गया। तो आप पहले 16 की भांति ही करोगे कि माना √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने को आएगा तो आप परिमेय ही मानोगे और यह सिद्ध करोगे कि हमने जो माना था वो गलत है, अर्थात ये है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और अगर परिमेय है तो परिभाषा अनुसार यहाँ लिख सकते हो आप कि परिमेय संख्या की परिभाषा अनुसार √5 प्लस √3 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए होगा क्या, √5 को एज इट इज रखो, P/Q बराबर में है ऐसे कर दिए, और ये प्लस में है √3 और बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 को माइनस में पर लेकर आ गए तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट आप माइनस करके लग सकते हो, मतलब P/Q माइनस √3, चाहे इस तरह लिखो चाहे डायरेक्ट माइनस √3 लिखो। अब ऐसा करने के बाद आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे और दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद, अच्छा ऐसा वर्ग हमने क्यों करने को कहा, पिछले क्वेश्चन में तो हमने वर्ग करने वाली बात की ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर ये था कि एक साइड आपका परिमेय आ चुका था। यहाँ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों जो है अपरिमेय रहेगा और अपरिमेय परिमेय के बराबर आएगा नहीं तो हम कह नहीं सकेंगे कुछ। इसलिए एक साइड को हमें परिमेय बनाना है, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करवा रहे हैं। आप दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दोगे तो √5 का जो वर्ग आएगा वो 5 बन जाएगा। अब जो 5 है ये तो परिमेय बन चुका ना, और ये साइड अपरिमेय रहेगा ही रहेगा। बस हम ये चीज़ बोल देंगे कि अपरिमेय परिमेय के बराबर हो नहीं सकता। तो करेंगे क्या, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा 5, और 5 इज इक्वल टू P²/Q² प्लस B² का मतलब √3 का वर्ग करेंगे 3, -2 ये भी होता है तो -2 A का मान P/Q और B का मान √3, तो 2√3 P/Q आएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले पूरे पार्ट को, ये माइनस है, बराबर के उस पर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। तो इस पार्ट को बराबर के उस पर भेजें तो 2√3 P/Q, ये चीज़ देखो यहाँ प्लस कहा गया, बराबर के साथ ये सारी चीज़ एक साइड कर लेंगे तो P²/Q² प्लस का 3 ऐसे, और ये इधर आ जाएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा। अब 3 से 5 को घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, और जो माइनस का 2 आएगा उसको जो है क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब हम कैसे लेंगे, देखिए P² एज इट इज रहेगा और ये Q² जो होगा ये -2 से गुणा होकर तो -2 Q² बनेगा, और बटे में Q² ऐसे बराबर में 2√3 P/Q बनेगा। एक Q से एक Q आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। फिर ये बनेगा P² - 2Q², और बटे में ये Q बनना चाहिए, लेकिन ये 2 और P ये दोनों परिमेय संख्या है ना, तो ये दोनों हम इधर उठा लाएंगे भाग में तो 2PQ हो गया। मतलब ये Q और ये 2P ये तीनों इधर आ जाएंगे तो ये बन गया, बराबर में इधर बचेगा केवल √3। अब एक साइड तो पूरा क्या बन गया आपका परिमेय, एक आपका साइड बन गया अपरिमेय। विशेषकर उद्देश्य यही होना चाहिए कि एक साइड परिमेय बना लो और एक साइड अपरिमेय। जिस समय आप इस स्थिति में आ जाओ कि एक साइड आपका परिमेय हो जाए और दूसरा साइड आपका अपरिमेय हो जाए, बस वहीं पर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है कि LHS में P² - 2Q² 2PQ एक परिमेय संख्या है।
क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि RHS में √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना या हमारा मानना कि √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। अतः √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी उम्मीद करता हूँ कि समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया है कि एक गोलाकार क्षेत्र की परिमाप 360 किलोमीटर है और 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना चाहते हैं या इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60 तथा 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे? इस प्रकार का क्वेश्चन है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। दिया है आपका, क्या दिया है कि गोलाकार क्षेत्र का जो परिमाप है वो 360 किलोमीटर है। अब 360 किलोमीटर की ये दूरी है गोलाकार क्षेत्र की। अब तीनों साइकिल सवारों द्वारा एक दिन में तय की गई जो दूरी होगी वह इन तीनों द्वारा अलग अलग जो दूरियां दी हैं इनका HCF होगा। अलग अलग जो दूरियां दी गई हैं किलोमीटर में, इनका HCF आप निकालिए। जो आएगा HCF वही इन तीनों द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी होगी। ठीक है, तो HCF इनका निकाल के हम देखते हैं। 48 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 48 से कम 48 होगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 12 आएगा और 12 से फिर इस 48 को भाग करेंगे तो 12 चौके 48, यहाँ पर शेषफल 0। जिस स्थिति में शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ पर जो भाजक होता है वही आपका HCF होता है। और यह विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि कहलाती थी, जो एक्सरसाइज 1.1 में आपको हमने बताया था। फिर जो 12 आया उस 12 से तीसरी वाली संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो 12 से तीसरी संख्या मतलब 72 को डिवाइड करेंगे तो 12 छंग 72, शेषफल 0 आ गया। जिस स्थिति में शेषफल 0 आता है वही उस स्थिति में जो भाजक होता है वही आपका HCF होता है। अतः तीनों संख्याओं का जो HCF आया वह 12 हो गया और यह 12 ही इन तीनों द्वारा चली गई दूरी होगी, एक दिन में चली गई दूरी होगी। तो 12 किलोमीटर एक दिन में ये सब जाते हैं। तो कितने दिन में ये 360 किलोमीटर का जो परिमाप है, जो ये 360 किलोमीटर का परिमाप है, कितने दिन में ये तीनों पूरा करेंगे यही आपको बताना है। तो ये बताने के लिए आप करोगे क्या, इन तीनों द्वारा जो चली गई एक दिन की दूरी है उस एक दिन की दूरी से आपको इस पूरी दूरी को भाग लगा दो। जो भी आएगा संख्या वो आपकी इन दोनों द्वारा दोबारा मिलने वाले दिनों की संख्या होगी। अतः तीनों का HCF आपका आ गया था 12 किलोमीटर, इसलिए वे तीनों एक दूसरे से दोबारा कब मिलेंगे, मिलने के लिए आपको दिनों की संख्या बतानी है। तो दिनों की संख्या बराबर हो जाएगी 360 किलोमीटर की दूरी और बटे 12 किलोमीटर की दूरी। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 12 3 36, 36 कटेगा, लास्ट में 0 है तो ये 0 लगा सकते हो आप। मतलब जो संख्या 30 आया है वो 30 दिन में, अर्थात वो 30 दिन में एक दूसरे से पुनः एक साथ मिलेंगे। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपको समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं कि वे दोबारा एक दूसरे से 30 दिन में जरूर मिलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि यदि P व Q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि √P प्लस √Q एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हमने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार हम आपसे पुनः अपरिमेय संख्याओं पर बात करेंगे। तो आपका क्या है देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि √P प्लस √Q एक परिमेय संख्या है, वही पुरानी विधि हमने जो पहले क्वेश्चन में बता रखी है। तो इसलिए P प्लस √Q जो आएगा √P प्लस √Q वो x बटे y के रूप में मानेंगे। मतलब x और y क्या है, सह अभाज्य गुणनखंड हैं, जहाँ पर y आपको 0 नहीं होना चाहिए। यही आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो यहाँ पर हम √P एज इट इज रोक लेंगे और बराबर में x बटे y ऐसे लिखेंगे और ये √Q जो है प्लस का ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
अब पुनः दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग जब करेंगे तो आपका बनेगा क्या, ये देखते हैं। तो p रूट p का वर्ग जब करोगे तो p आएगा। ए स्क्वायर मतलब x बटे वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। रूट क्यू का स्क्वायर मतलब प्लस का क्यू, और माइनस का 2ab होता है तो 2x अपॉन वाई रूट क्यू बनेगा। यहाँ पर ये माइनस वाला टर्म एक साइड मतलब उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, और p वाला टर्म इधर भेज लो, आपका माइनस का p आ जाएगा। तो ये माइनस वाला टर्म उधर भेजोगे, 2x रूट क्यू अपॉन वाई, ये चीज़ उधर आएगा, प्लस का हो गया बराबर एक्स स्क्वायर, और प्लस का ये क्यों वाई स्क्वायर बनेगा, बट्टे में वाई स्क्वायर, और ये p उधर जाएगा तो माइनस का p बट्टे 1 बनेगा। यहाँ तक समझ में आया। आप करेंगे 2x रूट क्यू अपॉन वाई, ऐसे ही बराबर आप एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू वाई स्क्वायर माइनस का p वाई स्क्वायर बनेगा, ये p वाई स्क्वायर बनेगा, और बटे में वाई स्क्वायर बनेगा। अब एक काम आप कर सकते हो क्या, कि एक y से एक y आप क्या कर सकते हो, कैंसिल। एक से y से एक y कैंसिल करने के बाद आप रूट क्यों इधर ऐसे उतार लीजिए, बराबर में 2x उधर भाग में कर दीजिए। तो ऊपर वाला टर्म ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर क्यू वाई स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर, और बटे में यहाँ y बचना चाहिए था, लेकिन 2x भी आ गया नीचे, तो 2xy बन गया। ठीक, अब देखिए एक टर्म आपका अपरिमेय बना और दूसरा टर्म आपका परिमेय बना, क्योंकि इसमें जो है आपके सारे परिमेय वर्ड हैं। यहाँ पर आप रूट लगा है इसलिए अपरिमेय है। चूँकि आप जानते हो कि अपरिमेय परिमेय के बराबर या बराबर में कभी नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हो नहीं सकता है तो आपका क्या होगा, यहीं पर सिद्ध हो जाएगा क्या, कि रूट क्यों एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी परिकल्पना कि LHS बराबर RHS एक क्या है, परिमेय संख्या, जो कि गलत है। अतः रूट p प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि रूट p प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 जिस प्रकार से हमने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 के सारे पार्ट मतलब चारों पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। अगर आप नहीं कर पाते हो तो हमें कमेंट करना, हम इसकी वीडियो आपको अलग से बनाकर आप तक प्रोवाइड कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है। 30 घंटे में कितनी बार वे एक दूसरे के साथ घूमेंगी। मतलब 30 घंटे में वो कितनी बार एक दूसरे के साथ घूमेंगी, आपको यही आंसर बताना है। तो 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है। 30 घंटे में कितनी बार वे एक साथ घूमेंगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 व 12 का एलसीएम आप निकाल लो। तो एलसीएम निकालोगे, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। इसी तरीके से आप फिर 2 से काटो तो 1 ऐसे उतार लेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लेंगे, 2 दूना 4, 5 ऐसे उतार लेंगे, 2 तिहाई 6। अब इसे 3 से काटेंगे तो 1 ऐसे उतारेंगे, 3 एकम 3, यहाँ भी 1 उतार लेंगे, 2 ऐसे उतारेंगे, फिर 5 ऐसे उतारेंगे, 3 एकम 3। फिर इसे 2 से कर लेंगे तो 1 ऐसे उतारेंगे, 2 एकम 2 और 5 ऐसे उतार के 2 एकम 2। अब लास्ट में से हम 5 से कट कर देंगे तो सारे नीचे क्या आ जाएंगे, 1। जिस समय नीचे पूरा 1 आ जाए आपको सबको गुणा कर लेना, यही आपका एलसीएम होगा। अतः एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120। यही आपको मिनट में आ जाएगा, 120 मिनट। अतः गेंदे 120 मिनट, या इसे ही लिख सकते हो 2 घंटे, मतलब 60 से इसे डिवाइड कर दो, 60 दूना 120, तो 2 घंटे में एक साथ घूमेंगी। अतः 2 घंटे में एक साथ घूमेंगी तो 30 घंटे में कितनी बार एक साथ घूमेंगी, तो 30 घंटे में कितनी बार एक साथ घूमेंगी बराबर क्या हो जाएगा, 30/2 करेंगे तो 30/2 और प्लस में 1 बार और, तो फिर 15 दूना 30 मतलब 15 आया और प्लस का 1